हाय स्टेम बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आज मैं बात करूंगा फिर से क्लास 8 की हिस्ट्री लेसन 7 जिसका नेम है सिविलाइजिंग द नेशन एंड एजुकेटिंग द नेटिव। क्योंकि इससे पहले मैं इस पर 2 वीडियो कर चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। ये लेसन का 3rd वीडियो है। इसका टॉपिक है व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स एंड द रिपोर्ट ऑफ द विलियम्स एडम्स। बता दो आपको नॉलेज के लिए कि इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि इन आवर कंट्री जो एजुकेशन सिस्टम जो था पहले से, या फिर हमारे जो कल्चर्स थे, जो सभ्यता थी, वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी, बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड थी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटेन जो अफसर्स हुआ करते थे, कंपनी के जो ऑनर हुआ करते थे, वे लोग अपने लैंग्वेज में, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने दैट मीन सिस्टम से भारत के लोगों को एडुकेट करना चाहते थे ताकि उनका अपने बेनिफिट हो। या फिर हमने देखा एक और पॉइंट में जो मिशनरी स्कूल्स हुआ करते थी जो कि क्रिश्चियंस हैंडल करते थे, वे लोग इंडिया के लोगों को अपने तरीके से, अपने वे में यहाँ के लोगों को एडुकेट करने का प्रयास करते थे। लेकिन आज हम मेनली देखेंगे कि इनके आने से पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद भी, जब तक उन लोगों ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को टच नहीं किया था, उससे पहले हमारे कंट्री की एजुकेशन सिस्टम कैसे थी या उसमें क्या हुआ करता था, किस तरह से लोग उसको, किस तरह से बच्चे एजुकेट किया करते थे, मतलब पढ़ाई करते थे। हम इन तमाम बातों को देखेंगे कि भारत की जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था, भारत के लोग कैसे शिक्षा प्राप्त करते थे, इन हम चीज़ों को देखेंगे। तो बेटा अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 87 को ओपन कर लीजिए ताकि आपको लाइन बाय लाइन की स्टोरी जो है समझ आ जाए। ओके, लिसन। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स। आखिर लोकल स्कूल का क्या हुआ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने ढंग से जो है एजुकेशन को देना स्टार्ट किया। उससे पहले हमारे विद्यालय, हमारे इंडियन स्कूल कैसे थे या वो क्या होता था, इसको हम देखें। आइए देखते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रेन वेयर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम? क्या आपको कुछ आइडिया है या आपको कुछ नॉलेज है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले भारत के जो चिल्ड्रेन हैं, मतलब बॉयज़ हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे पढ़ा करते थे, उनकी एजुकेशन सिस्टम क्या थी? या फिर हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू ए स्कूल? या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब नई शिक्षा नीति लागू की मैकाले के अकॉर्डिंग, तो फिर यहाँ के जो विद्यालय थे पहले से, वो क्या हुआ, उन पर क्या इफेक्ट पड़ा? एंड इफ़ यू देयर वेयर स्कूल व्हाट हैपेंड टू द अंडर ब्रिटिश रूल? या फिर उन विद्यालयों का क्या हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आने जाने के बाद? तो हम इन तमाम बातों को देखेंगे एक रिपोर्ट के माध्यम से। जो नेक्स्ट पॉइंट हमको पढ़ना है वो क्या है? द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम्स। और विलियम एडम्स कौन थे और उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया, किस पर रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में क्या क्या बातें थी, आइए हम देखते हैं इस पॉइंट में। तो इन द 1830s विलियम एडम्स अ स्कॉटिश मिशनरीज और टूड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। जो विलियम एडम्स थे वो स्कॉटिश थे, मिशनरी स्कूल्स के, और उन्होंने 1830 में बिहार और बंगाल में एक भ्रमण किया, एक टूर किया ना। इस तरह से देखा जाए कि मतलब उन्होंने जानने के प्रयास की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में या फिर उससे पहले जो यहाँ की एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था, उस पर उन्होंने रिपोर्ट बनाई। कहाँ पर? बिहार और बंगाल की एजुकेशन सिस्टम पर। जिला वाइज जिला, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट जो है मूव किया। ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल। एक वर्ड है वर्नाकुलर, तो मैंने पहले दिया यहाँ पे क्या, लोकल लैंग्वेज। जो लोकल सिस्टम के अंतर्गत जो विद्यालय होते हैं उसे बोलते हैं वर्नाकुलर स्कूल, या फिर लोकल लैंग्वेज में जो पढ़ाई होती है उसे बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज। ओके, क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं इसको हिंदी में बात करें तो उन्होंने एक रिपोर्ट दिया कंपनी को कि आखिर यहाँ के एजुकेशन सिस्टम क्या है या कितना प्रोग्रेस हुआ है आपके वर्क में। द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस इज इंटरेस्टिंग। और जो एडम ने जो रिपोर्ट बनाई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी रोचक थी। उन्होंने क्या बनाई रिपोर्ट में, देखते हैं। एडम फाउंड दैट देयर वेयर ओवर 1 लाख पाठशाला इन बंगाल एंड बिहार। देखिए यहाँ स्कूल नहीं कहा गया, क्या कहा गया? पाठशाला। और बिहार और बंगाल में लगभग 1 लाख
पाठशालाएँ थी एडम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ओके, दीज वेयर अ स्मॉल इंस्टीट्यूशन विथ नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच, यानी कि बहुत छोटे छोटे और स्मॉल इंस्टीट्यूशन थे जहाँ पर एक पाठशाला में केवल 20 बच्चे हुआ करते थे, नियर अबाउट, थोड़ा सा ज़्यादा या फिर थोड़ा सा कम। यानी कि जैसे आज हम लोग के विद्यालय है, स्कूल्स है, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, क्लास वाइज अलग अलग, सबका अलग अलग स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 6। तो उसमें ऐसा नहीं था, हम आगे देखेंगे रिपोर्ट में क्या क्या लिखा था। लेकिन वे पाठशाला में कितने थे, लगभग नियर अबाउट 20 स्टूडेंट्स हुआ करते थे। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बीइंग टॉट इन दिस पाठशाला वेयर कंसिडरेबल, ओवर 20 लाख्स। लेकिन ऐसे यानी कि अब 1 लाख अगर विद्यालय है, 1 लाख पाठशाले हैं, अगर 1 लाख पाठशाले में 20 बच्चे पढ़ते हैं प्रत्येक पाठशाला में, तो कितना बच्चे हो गए, 20 लाख्स। यानी 20 लाख स्टूडेंट्स टोटल जो है पूरे बिहार बंगाल में अध्ययन किया करते थे बच्चे। दिस इंस्टीट्यूशन वेयर सेटअप बाई वेल्दी पीपुल, और ये विद्यालय कैसा था, ये विद्यालय वे लोग चलाते थे जो लोग की इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी होती थी। वेल्दी पीपुल, धनी लोग जो है विद्यालय को चला रहे थे। और द लोकल कम्युनिटी, या जो लोकल कम्युनिटी, जो लोकल वहाँ की समुदाय थी, जो जिस गांव में रहते थे, जिसमें गांव में जिन ज़्यादा इकोनॉमिक होती थी, वे लोग विद्यालय को रन कराते थे। एट टाइम्स दे वेयर स्टार्टेड बाई अ टीचर, और ये पढ़ाई कैसे होती थी, गुरु द्वारा, ठीक ना, यानी कि उसमें टीचर हुआ करते थे जो गुरु कहते थे और वे लोग उसको पढ़ाते थे। देखते हैं, आइए नेक्स्ट पॉइंट है, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फ्लैक्सिबल। जो एजुकेशन की सिस्टम थी वो फ्लैक्सिबल थी। जैसे आज हमारा क्या है, एकदम समय समय बेलिंग होती है, टीचर्स आते हैं जाते पढ़ाते रहते हैं, या आपके रिपोर्टिंग टाइम फिक्स है, फिर डिवाइडर टाइम सेम फिक्स आपका है, और प्रत्येक मंथ में चाहे वो आपको कोई भी सीजन हो, रेनी, ऑटम्स और विंटर्स, आपको क्या होती है, एजुकेशन दी जाती है। तो वहाँ ऐसा नहीं था, फ्लैक्सिबल था। हम लोग कहते थे डेली अटेंडेंस करो, डेली आओ, डेली जाओ, ऐसे करके, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ टाइट रूल नहीं था, वहाँ पर कोई डिसिप्लिन मतलब जो है हार्ड नहीं था, जिसको जब मन किया तब आता था और फिर नहीं आता था, या फिर जब कभी आता हार्वेस्टिंग मौसम होता था तो जो पाठशालाएँ थी वो बंद हो जाती थी। देखते हैं आगे, तो फ्लैक्सिबल था। फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विथ अ स्कूल टुडे वेयर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट द टाइम। देयर वेयर नो फिक्स्ड फी, यानी कि यहाँ पर कोई फिक्स जो है आपके है ना कि स्टैंडर्ड्स, अगर आप 7 में है तो आपको 800 फी लगेगी, तो ऐसा वहाँ पर कोई फिक्स फी नहीं था। नो प्रिंटेड बुक्स, जैसा आपका बुक्स है प्रिंटेड, उस पर बुक भी नहीं था। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, और इस वक्त आपका बिल्डिंग है इसमें केवल पढ़ाई होती है, ऐसा सेपरेट विद्यालय भी नहीं था। नो बेंचेज एंड चेयर, यहाँ पर उस विद्यालय में ना कोई बेंच हुआ करता ना कोई चेयर हुआ करता था। नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लास, नो रोल नंबर, रोल कॉल रजिस्टर, नो एनुअल एग्जामिनेशन एंड नो रेगुलर टाइम टेबल। आप देख रहे हैं सब में नो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सब में नो लगा हुआ है, यानी कोई टाइम टेबल रेगुलर नहीं था कि आपको आज मैथ पढ़ाई जाएगी, साइंस पढ़ाई जाएगी, ये पढ़ाई जाएगी, वो पढ़ाई जाएगी। ना कोई रेगुलर अटेंडेंस था कि बच्चे आते तो उसका हाजिरी बनाए, कब आया, कौन नहीं आया, कैसे आया, है ना, या फिर मतलब उसका कोई प्रिंटेड बुक नहीं था, कोई प्रिंटेड मटेरियल नहीं था। यानी टीचर सिंपल बच्चे आते थे, गुरुजी जो हुआ करते थे वनली मुंह से बोलते थे, बच्चे सुनकर के उसको याद करते थे। न कोई टाइम टेबल था, न कोई रूटीन था, न कोई फी बुक था, न कोई रजिस्टर था, न कोई ब्रांच था, न कोई, दैट मीन्स न उसका अलग सेपरेट विद्यालय का नाम था। गुरु जी का घर हुआ होगा जहाँ बच्चे आते होंगे और स्टडी करते होंगे, यानी कि उसका सेपरेट हुआ नहीं था। इन सम प्लेस, कुछ कुछ जगहों पे क्लासेस वेयर हेल्ड अंडर अ बनियान ट्री, कहीं कहीं तो बिल्डिंग भी नहीं हुआ करता था, बनियान ट्री, पीपल ट्री के नीचे जो है क्या करते थे, गुरुजी लोग बैठ करके पढ़ाया करते थे। इन अदर प्लेस इन द कॉर्नर ऑफ अ विलेज सोप और टेम्पल, और कहीं कहीं तो क्या होता था, गांव के एक कोने में, गांव के एक साइड में, या फिर टेम्पल में या मंदिरों में, या फिर जो होता विलेज सोप, वहाँ पर जो है बच्चे ऐसे पढ़ा करते थे। यानी कि मतलब एजुकेशन सिस्टम का कोई फिक्स प्लेस नहीं होता था, कोई फिक्स या सेपरेट बिल्डिंग भी नहीं हुआ करती थी, या एट द गुरुज होम, या टीचरों के घर पे जो है टीचर से घर में बच्चे जा करके पढ़ा करते थे।
फी डिपेंडेंट ऑन द इकोनॉमिक ऑफ पेरेंट्स, और जो फी होता था ऐसा नहीं था कि सबका फी बराबर है, सबका फी इक्वल नहीं था। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनकी फ़ी हुआ करती थी, यानी कि फ़ी भी क्या थी, सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअल थी, यानी कि सबका इक्वल नहीं होती थी। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, और जो जिनके पेरेंट्स ज़्यादा धनी थे वे अधिक पेमेंट करते थे, अधिक फ़ी देते थे पुअर बॉयज़ की अपेक्षा। ओके, टीचिंग वाज ओरल, जो टीचिंग हुआ करता था केवल ओरल था। एंड द गुरुज डिसाइड व्हाट टू टीच, यानी कोई सिलेबस नहीं था, फिक्स पैटर्न नहीं था कि हमें क्लास 1 में ये पढ़ाना है, 2 में ये पढ़ाना है, में पढ़ाना है, न कोई पैटर्न था न कोई सिलेबस था। जो गुरु जिनको जो मन करती थी चीज़ पढ़ाते थे, जब मन करती थी तब पढ़ाते थे, कोई फिक्स टाइम टेबल, कोई फिक्स सिलेबस, कोई फिक्स पैटर्न जो है नहीं हुआ करता था। इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, या फिर बच्चों के मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड्स। स्टूडेंट्स वे आर नॉट सेपरेट आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, जैसे आप स्टैंडर्ड 8 के हैं तो 8 में बच्चे अलग बैठे हैं, 9th क्लास के अलग बैठे हैं, 10th क्लास के अलग बैठे हैं, 11th क्लास के अलग बैठे हैं, 5, 6, 7 अलग अलग पढ़ते हैं। तो ऐसे सेपरेट क्लास की सिस्टम वहाँ नहीं थी। इसी में क्लास 2 के बच्चे बैठा है, 5 स्टैंडर्ड का बैठा है, 10 का बैठा, नहीं कि सभी लोग एक ही क्लास में एक ही साथ बैठ करके अध्ययन किया करते थे, उनका सेपरेट कोई जगह या सेपरेट क्लास नहीं होता था। ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रेन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग, यानी कि अलग अलग कई लेवल्स के लर्निंग के बच्चे जो एक साथ बैठ कर स्टडी जो है किया करते थे। एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सुटेड टू लोकल नीड्स, उन्होंने एडम ने अपने रिपोर्ट में बताया कि जो इस तरह की जो व्यवस्था थी वो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग जो है सूट करती थी। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए, क्लास वे आर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम, इवन रूरल चिल्ड्रेन ऑफन वर्कड इन द फील्ड्स। बताया कि ये जो उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सही था, क्योंकि जो विद्यालय था, ये स्कूल जो पाठशालाएँ थी, वे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, जैसे मान लो कि हार्वेस्टिंग सीजन्स है, अभी जो है धान की फसल कट रही हैं तो वहाँ पाठशालाएँ बंद हो जाएंगी। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं क्या करेंगे, जाकर अपने मदर फादर के साथ अपने फील्ड में हेल्प करेंगे, यानी कि उस समय पढ़ाई जो है नहीं हुआ करती थी। फिर जो है फसल हार्वेस्ट हो गया, सारा काम धाम बंद हो गया, तो फिर बच्चे आए करके पढ़ते थे। फिर आपको गेहूं की हार्वेस्टिंग होगी, फिर पाठशालाएँ बंद हो जाएगी, यानी कि उसका टाइम टेबल फिक्स नहीं था। जैसे हमारे यहाँ है कि कुछ भी है, घर पे कुछ भी हो रहा है, हमको विद्यालय आने हैं, चाहे हार्वेस्टिंग सीजन हो या फिर नॉन हार्वेस्टिंग सीजन हो, लेकिन वहाँ सीजन टू सीजन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पेरेंट्स जो पाठशालाएँ क्या करती थी, बंद हो जाया करती थी। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैज बीन कट एंड स्टोर्ड, यानी कि विद्यालय फिर चलती थी कब, जब पूरा फसल कट करके जो अनाज वगैरह है घर में रख देने के बाद। दिस मींट दैट इवन चिल्ड्रेन टू प्रेजेंट फैमिली वुड स्टडी, यानी कि जो यहाँ की जो मतलब है जो कि जो प्रेजेंट फैमिली थे, यानी जो फार्मर फैमिली के बच्चे भी वहाँ पर पढ़ा करते थे। यानी कि इस तरह का रिपोर्ट किसने दिया, एडम ने दिया। किसको दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब यहाँ एक बात आती है, नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ कि अप टू द मिड 19th सेंचुरी द कंपनी वाज कंसर्न प्राइमरली विथ हायर एजुकेशन, सो इट allowed the local पाठशाला to function without much interference. After 1854, the company decided to improve the system of vernacular education. यानी कि देखा जाए कि मिड 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या कंपनी थी, उन्होंने प्राइमरली तरीके से हायर एजुकेशन को टच किया। जो प्राइमरी एजुकेशन जो पाठशालाएँ में हुआ करती थी, उनको बिना टच किए, उनको बिना डिस्टर्ब किए हायर एजुकेशन को इंटरफ्रेंस करने का वर्क किया। उसी दौरान जो है आपको 1854 में जो कंपनी ने डिसाइड की कि यहाँ की जो हायर एजुकेशन है या जो वर्नाकुलर एजुकेशन है उसको इम्प्रूव की जाए, उसको और सुधार करने का बारे में उन्होंने सोचा। इट फेल दैट, ऐसा महसूस होता था कि दिस वुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, imposing routine, establishing rules, ensuring रेगुलर इंस्पेक्शन, यानी कि जो है इसके अकॉर्डिंग जो क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई जो एजुकेशन सिस्टम है रेगुलर की जाए, प्रॉपर तरीके से की जाए, और
रूल्स इस्टेब्लिश किया जाए, नए नए रूल लगाए जाए, विद्यालय कब चलेंगे, कैसे इसका पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा और क्या सारी बातें होंगी, समय समय पर इसका इंस्पेक्शन भी हो कि जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सारे वर्क जो है फंक्शन में है कि नहीं है। हाउ वाई दिस इज टू बी डन, आखिर ये सब वर्क कैसे होंगे, क्या करना होगा इसके लिए। वाट मेजर्स डीड कंपनी अंडरटेक, कंपनी क्या क्या रूल्स फॉलो करेंगी या कंपनी कौन कौन से रूल्स को अपनाएंगी, इन तमाम बातों को इट अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट पंडित्स, जो गवर्नमेंट ने क्या की, कुछ पंडितों को जो है मतलब अपॉइंटमेंट की, नियुक्ति की। ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 और 5 स्कूल्स, और प्रत्येक इंचार्ज क्या करेंगे, अपने इलाके में आने वाले 4 या 5 स्कूल्स को देखेंगे कि वहाँ टीचर समय से जा रहे हैं कि नहीं, बच्चे समय से पढ़ रहे हैं कि नहीं, इन तमाम बातों की जो है ऑब्जर्वेशन वो करने के लिए पंडित की अपॉइंटमेंट किए गए। द टास्क ऑफ द पंडित वाज टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। इनका पंडितों का टास्क क्या था कि अलग अलग पाठशालाओं में जाएंगे और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, ईच गुरु वाज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड टेक क्लास अकॉर्डिंग टू द रेगुलर टाइम टेबल। यानी जब पंडित की अपॉइंटमेंट हो गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंडर में इसको ले लिया, तो टाइम टेबल बनाया गया कि आपको किस दिन क्या विषय पढ़ानी है, कितने समय तक पढ़ानी है, इन तमाम बातों की एक रूल्स बनाई गई। उसके अकॉर्डिंग जो है गुरुओं को पढ़ाना होता था और उसकी ऑब्जर्वेशन जो है कौन करता था, अपॉइंटेड पंडित जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी। ओके, टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, और जो अब पढ़ाई होती थी वो टेक्स्ट बुक के आधार पर हुआ करती थी। एंड लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन, और जो बच्चे पढ़ते थे उनकी जांच होती थी कि आप बच्चे याद कर रहे हैं कि नहीं, कि कितना सीखे हैं, कितना उनको नॉलेज हुआ है, तो एनुअल एग्जामिनेशन भी होती थी। इससे पहले क्या था, नो एग्जामिनेशन, कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ करती थी। ओके, टीचिंग वाज नाउ बेस्ड टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फी, स्टूडेंट्स को कहा था जब समय से आप फी पेमेंट करो, और फी क्या कर दिया गया, रेगुलर कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि आपको रेगुलर टाइम फी जो है पेड करना पड़ेगा। इससे पहले क्या था, कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं था, कोई आपको फी फिक्स नहीं था, कितना आपको फी देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये सब क्या था अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स जो है देते थे। ये अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशंस लेस या मोर जो है इस तरह से होता था। लेकिन अब जो है रेगुलर कर दिया गया। अटेंडेंट रेगुलर क्लासेस, और रेगुलर जो है अटेंड क्लास करना है, क्लास को रेगुलर आना है। सिट ऑन फिक्स सीट, आप बैठने के लिए प्रॉपर तरीका कर दिया गया। एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, और जो अनुशासन के जो नए नए नियम बनाए गए उसको फॉलोअप करना अनिवार्य कर दिया गया। कब, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर में इसको ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है पाठशाला विच एडॉप्टेड द न्यू रूल्स वेयर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। यार जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स लगाई उसको पाठशालाओं ने एक्सेप्ट किया और उसको हेल्प किया उसको इंट्रोड्यूस करने में। दोज हु वेयर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव नो गवर्नमेंट सपोर्ट, और जो लोग चाहते थे कि नहीं जो मेरा पहले सिस्टम था वही ठीक था, हम जब मन तब पढ़ाते थे, जब मन तब काम करते थे, जब मन तब बच्चे आते थे, जब मन तब नहीं आते थे, तो ऐसे लोग जो गवर्नमेंट की रूल्स को फॉलोअप नहीं करते थे या फिर उनको बात को नहीं मानते थे, तो क्या करते थे, अपना विद्यालय जो है खुद का चलाते थे। ओवर टाइम, समय बीतने के साथ साथ गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू compete with the government added and regulated the पाठशाला। The new rules and the routines had another consequence, यानी कि जो लोग जो हैं जो गुरु जी थे उस समय के चाहते कि हमारी जो आज़ादी पे मतलब बाध्य हो रही है। पहले था कि हम अपने मन से जब मन तब पढ़ाते थे, बच्चे भी जब मन तब आते थे, जब फीस देते थे, जब था, तो उनकी आज़ादी जो है लगातार भंग हो रही है। हाँ, अपने मन से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अफसर जो है कर रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या थे, मतलब उसको ओबे नहीं करते थे, या फिर जो देखा गया बाद में कि डिफ़िकल्ट महसूस करते थे। तो फिर क्या, द न्यू रूल्स एंड द प्रोटीन्स हैड अदर्स कंसिक्वेंस, फिर नया रूल लगा दिया गया
नए रूटीन्स लागू कर दिए गए कि आपको समय समय से पढ़ाना है। जैसे ना इन द अर्लियर सिस्टम children from poor peasant families had to be able to go to the pathshala. Since the timetable was flexible, the discipline of new system demanded regular attendance even during harvest time when the children of poor families had to work in the fields. Inability to attend the schools come to be seen as the indiscipline as evidence of lack of the desires to learn. यानी जब पहले क्या था कि पहले बच्चे अपने अकॉर्डिंग जाते थे विद्यालय पढ़ने। मान लो कि जब हार्वेस्ट सीजन हुआ तो बच्चे पढ़ने नहीं गए, चले गए अपने खेतों में वर्क करने, मदर फादर को हेल्प करने। लेकिन अब क्या था, जब न्यू रूटीन बन गया, न्यू रूल बन गया, तो आपको अगर ऐसा नहीं आते थे तो क्या माना था, इंडस्ट्री माना था कि आप रूल को तोड़ रहे हो, तो उसे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रेगुलर क्लास करना पड़ता था, रेगुलर उसको अटेंडेंस जाना पड़ता था विद्यालय में। तो ऐसे लोग जो फार्मर क्लास के लोग थे, ये जो बच्चे थे, वो क्या करते थे, थोड़ा सा ऐसे सिस्टमों को फॉलो नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको छुट्टी चाहिए समय समय से जब उनके हार्वेस्ट सीजन हो। तो ये बातें सब देखते हैं हम लोग इसमें। और आगे जो पढ़ेंगे न्यू एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, ये जो एजेंडा बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा के लिए, उसमें क्या बनाई गई, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।